हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमपी स्टेट के, जो कि 10 फरवरी 2019 को हुआ था। और ये पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ क्यू एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द रिएक्शन आपको बताना है कि कितनी होगी। तो देखो, यहाँ पर हम जो क्यू वैल्यू निकालेंगे, क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू मास ऑफ फ्लोरीन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू सी स्क्वायर। लेकिन जब हमें मास, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हो, तो हम सिर्फ डेल्टा एम निकाल करके उसकी 931 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यू कैन राइट इट एज क्यू वी विल बी इक्वल टू 18.9984 माइनस 19.0036। ठीक है, और ये एटॉमिक मास यूनिट में, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 से, तो सीधा आंसर आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो जो क्यूबी की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 4.8438 के आसपास। और मतलब क्यूब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसमें, और -4 के आसपास रहेगी, तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12। अ सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेंस अ इंडक्टर, यानी एल की वैल्यू हमें गिवन है, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू हमें गिवन है, और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी गिवन है। आपको बताना है कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। तो हमें निकालना है फेज डिफरेंस, मतलब फाई निकालना है हमें। तो अगर यहाँ पर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो वो इस तरह से होगा। इधर आएगा एक्सएल माइनस एक्सी, और ये रेजिस्टेंस आर, और लेट ये टोटल इम्पीडेंस जेड है, और ये फाई एंगल। अब देखो, हमें फाई निकालना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में बेस में क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो यहाँ से 10 फाई, फाई को फिर बाद में फाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी। अब देखो यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है, तो आपको पहले एक्सएल फाइंड करना पड़ेगा, जो कि बराबर होता है 2 पाई एफ एल के। तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है? 50, और एल की वैल्यू कितनी है? 2.25 हेनरी। तो एक्सएल की वैल्यू इसको सोल्व करके आएगी 706.5 ओम। और ऐसे ही आप एक्सी फाइंड कर सकते हो। एक्सी वोल्ट होता है 1/2 पाई एफ सी, यानी कि 1/2 इंटू पाई इंटू एफ की वैल्यू 50 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 50 अपॉन में पाई, माइक्रो है ना, 10 की पावर -6 लिखिए, पाई से पाई कैंसिल, तो ये पावर जाएगी ऊपर 10 की पावर 6। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हो ही चुका है। अब ये हो गया 50 गुना 2, यानी कि 100, और 100 की 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5000। और जब आप इसको कम्प्लीटली सोल्व करोगे, यू विल गेट एक्सी की वैल्यू आएगी 200 ओम। ठीक है, अब एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाए? 706.5 माइनस 200 अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू तो गिवन नहीं थी, वो थी 50 ओम। ठीक है, जब आप इसको फाइंड करोगे तो जो फाई आएगा, इट विल बी इक्वल टू 84.36 डिग्री। तो मुझे लगता है कि बिना कैलकुलेटर की, मतलब ये एंगल निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया होगा। बट तरीका आपका ये रहेगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 13th, an AC voltage source of variable angular frequency omega and fixed amplitude V naught is connected in series with capacitor C and an electric bulb R, zero inductance। तो आप when ओमेगा इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, ये एक आरसी सर्किट का एग्जांपल है, जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर है। अच्छा, कैपेसिटर की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करती है, मैंने अभी आपको बताया था। 1/2 पाई एफ सी कह लो, या एक्स सी को आप 1/ओमेगा सी भी लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पूरा सर्किट बना लेते हैं। अब आप क्वेश्चन में ओमेगा को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक्स सी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि ओमेगा बढ़ेगा तो ये इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है ना, एक्स सी इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है ओमेगा पर। तो ओमेगा को इंक्रीज करने पर एक्स सी घटेगा, यानी कि इसके अक्रॉस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, तो एक तरह से जो सर्किट में करंट की वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी, और करंट की वैल्यू इंक्रीज करने से जो बल्ब होगा वो ज़्यादा तेज अब जलेगा, यानी कि वो ज़्यादा उज्ज्वल होगा, इट विल ग्लोज ब्राइटर। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? द बल्ब ग्लोज ब्राइटर, क्योंकि एक्सी की वैल्यू कम होने पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी सर्किट में।
डैश प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन डिटरमाइनिंग द ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स एंड डेली वेदर वेरिएशन। देखो आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो भी रेज आती है सन से वो नीचे तो आ जाती हैं, लेकिन ऊपर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो जिसकी वजह से वो आकर के वापस नहीं जा पाती और एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। और जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो तीन तरीके से होती है। एक रेडिएशन, जैसे सन से डायरेक्ट हीट आ रही है। एक होता है कंडक्शन, जैसे कि मतलब इसमें जैसे मेटल में होता है। और कन्वेक्शन, जहाँ पर एक्चुअली मोशन होता है पार्टिकल्स का। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा कन्वेक्शन, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पर पार्टिकल्स का हो रहा होगा, कह लो कि एयर का हो रहा होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग हैज़ 1.26 इंटू 10⁻14 रूलिंग यूनिफॉर्मली स्पेस्ड ओवर विड्थ आपको दी हुई है 25.4 मिलीमीटर। एट व्हाट एंगल डज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ऑकर व्हेन द वेवलेंथ इज गिवन। देखो लैम्डा में गिवन है 589, ठीक है। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपको दी हुई, विड्थ आपको गिवन है 25.4। हमें निकालना है कि ऑर्डर ऑफ एन हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम ऑर्डर का एन फाइंड करना है कि वो किस एंगल पर होगा। तो व्हाट एंगल मतलब फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे अभी। तो जो मेन इक्वेशन होती है वो होती है डी साइन थीटा इक्वल टू एन इंटू में लेमडा। अब डी क्या होता है, तो डी होता है विड्थ अपॉन में स्पेस ग्रेटिंग, यानी कि विड्थ कितनी है अपने पास 25.4 मिलीमीटर को आप चेंज कर लीजिए एसआई यूनिट में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। और जो रूलिंग है वो हमें गिवन है 1.26 इंटू 10⁻4। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे 20.16 इंटू में 10⁻⁷ मीटर। अब हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स। देखो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर एन लैम्डा अपॉन में डी। तो ये एन लैम्डा अपॉन डी ये आ जाएगा साइन इनवर्स एन लैम्डा अपॉन डी बराबर थीटा। तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स। और अब हम लैम्डा वेवलेंथ हमें गिवन है 589, तो 589 को भी ऐसे यूनिट में चेंज करो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके, और डी की वैल्यू 20.16 इंटू 10⁻⁷। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी यहाँ से 16.98 डिग्री। तो इसमें भी आपको कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, हो सकता है उसकी वजह से कैंसिल हो गया हो, बट मेथड ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, द आइंस्टीन रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन करंट एंड मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा आइंस्टीन की रिलेशनशिप फॉर द डिफ्यूजन एंड मोबिलिटी के लिए। तो देखो उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डी अपॉन में म्यू इक्वल टू के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी अपॉन में ए, यानी कि डी क्या है डिफ्यूजन करंट और म्यू क्या है मोबिलिटी। तो डी अपॉन म्यू किसके बराबर होगा, के टी अपॉन ई के। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी अपॉन म्यू इक्वल टू के टी अपॉन में ई, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशो दिया है, यानी कि N1 अपॉन में N2 है 12 अपॉन में 1। तो यहाँ पर मान लेते हैं N1 और यहाँ पर N2, और क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यहाँ पर हम जो वोल्टेज इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं वो है 220 वोल्ट। हमें बताना है कि आउटपुट वोल्टेज जो डीसी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। कैलकुलेट द डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड। देखो अगर हम V आउटपुट अपॉन V इनपुट की बात करें तो वो बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंड कॉइल अपॉन N1 के, क्योंकि वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो V आउटपुट जो होगा इट विल बी इक्वल टू V इनपुट इनटू में N2 अपॉन में N1। अब V इनपुट कितना है 220 और N2 कितना है, N2 हमारे पास है 1 और N1 कितना है वो है हमारे पास 12, मतलब N2 अपॉन N1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 अपॉन में 12। तो V आउटपुट जब आप इसको 220 को 12 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 18.33, बट ये हमारा आंसर नहीं आया अभी। हमें फाइंड करना है V आउटपुट DC का कितना होगा। तो होता ये है कि जो भी ये हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आई है VDC वो बराबर होगी Vm√2/पाई। और ये ध्यान रखना ये सिर्फ किस में होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर में। देखो आउटपुट पर वोल्टेज कितनी होगी इसके लिए मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है ट्रांसफार्मर पे, तो आप उसको देख सकते हैं।
अब √2 की वैल्यू 1.414 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18.33 में, जिसकी कैलकुलेट करके VDC की वैल्यू आएगी 8.25 के आसपास। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर बैठेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कंडीशन फॉर सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या होती है। देखो सेक्युलर इक्विलिब्रियम का पहले मतलब समझ लेते हैं। सेक्युलर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन रेट होता है वो बराबर हो जाता है डीके रेट के, यानी कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो रहे हैं उतने डीके भी हो रहे होंगे। और जो रेडियोएक्टिव डीके लॉ है वो एक कहता है कि dn/dt बराबर किसके होता है, लैम्डा एन के। अब जितने डीके हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो λ1 होगा, λ1 n1 वो बराबर किसके हो जाएगा, λ2 n2 के, क्योंकि एक तरह से ये हो जाएगा प्रोडक्शन और एक हो जाएगा डीके का रेट। सो बोथ मस्ट बी इक्वल, सो दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर, λ1 n1 विल बी इक्वल टू λ2 n2 में n2। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि ये होता क्या है सेक्युलर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, टू गेट एन एनलार्ज्ड एंड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज आइदर। क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको बताना है। बड़ी इमेज भी चाहिए और रियल इमेज भी चाहिए ऑब्जेक्ट की। तो एनलार्ज और रियल इमेज कब बनती है, देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर जिसको आप ऑटोमोबाइल में भी यूज़ करते हैं पीछे देखने के लिए, ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड कह सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा जो कॉनकेव लेंस होता है ना, वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, स्मॉलर मतलब जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, तो ये भी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। इसका मतलब अगर हमें एनलार्ज और रियल इमेज चाहिए, और ये वर्चुअल भी बनाता है, तो अगर हमें एनलार्ज और रियल इमेज चाहिए तो हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल या कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल। इन दोनों में ही एक केस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में एनलार्ज्ड और रियल इमेज बनती है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। अब वो कॉम्बिनेशन किसमें जिसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस आ रहा हो, तो वह ऑप्शन 2 में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ इज यूज्ड। तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, तो देखो माइक्रोस्कोप में हम हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप में हम हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, हाइपरमेट्रोपी को क्रिएट मतलब सही करने के लिए भी हम कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो मियोपिया है कि जिसमें आपको दूर का साफ नहीं दिखता, पास का क्लियर दिखता है, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव दृष्टि दोष या शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं, उसमें हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली मैं भी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे भी मियोपिया है। तो कॉनकेव मिरर का कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, मियोपिया में। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है, तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।